चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1793 का चार्टर एक्ट जी। स्रोतों के हिसाब से इसने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अगले 20 साल के लिए तो बढ़ा दिया, पर क्या इसमें कोई बड़ा प्रशासनिक बदलाव भी था? देखिए, कोई बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल तो नहीं कह सकते, पर दो बातें खास थीं। पहली, ये पक्का हो गया कि लंदन में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसके सदस्यों और स्टाफ का वेतन वो भारतीय खजाने से ही दिया जाएगा। अच्छा, मतलब प्रशासन का पूरा आर्थिक बोझ भारत पर। प्रशासन चलाने की नींव पड़ी। ये आगे चलकर बहुत अहम साबित हुआ। तो एक तरफ तो व्यापार चलता रहा और दूसरी तरफ प्रशासन का खर्च भी भारत पर और कानूनों को लिखने की तरफ एक कदम। ठीक है। हाँ, तो फिर 1813 में क्या बदला? यहाँ लगता है चीजें थोड़ी अलग दिशा में मुड़ी। बिल्कुल। 1813 का अधिनियम तो एक बड़ा मोड़ था, कह सकते हैं। इसमें कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, वो लगभग खत्म कर दिया गया। लगभग? मतलब कुछ बचा था? हाँ, बस चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर उनका एकाधिकार बना रहा। बाकी सब ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया। कोई भी आकर भारत से व्यापार कर सकता था। अच्छा, तो इसके पीछे क्या कारण था? क्या ब्रिटिश उद्योग का दबाव था? हाँ, बिल्कुल। उस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी। मुक्त व्यापार यानी लेज़े-फेयर्स की सोच बढ़ रही थी। तो ये उसी का नतीजा था। और इसी एक्ट में, जहां तक मुझे याद है, ईसाई मिशनरियों को भारत आने और धर्म प्रचार की इजाजत मिली और शिक्षा के लिए भी कुछ था। जी हाँ, बिल्कुल। पहली बार ईसाई मिशनरियों को आधिकारिक तौर पर इजाजत मिली और भारतीयों की शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया। ये पहली बार था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ व्यापार से आगे बढ़कर भारत पर ब्रिटिश सत्ता और शायद कहें कि सांस्कृतिक असर जमाने की तरफ एक कदम था? हाँ, एक तरह से। शिक्षा और मिशनरी वाली बात के दूरगामी असर हुए, इसमें कोई शक नहीं। ये दिखाता है कि ब्रिटिश सोच सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं रह रही थी, बल्कि एक व्यापक प्रभाव छोड़ने की कोशिश थी। ठीक है, अब आते हैं 1833 के एक्ट पर। इसने तो शायद कंपनी के बचे कुचे व्यापारिक अधिकार भी खत्म कर दिए, चाय और चीन वाले भी। हाँ, बिल्कुल। 1833 में कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार भी खत्म हो गया। अब कंपनी पूरी तरह से एक प्रशासनिक संस्था बन गई। उसका काम सिर्फ भारत का शासन चलाना रह गया। तो मतलब एक ट्रेडिंग कंपनी से पूरी तरह एक गवर्निंग बॉडी। सही। और इसी के तहत एक और बड़ा बदलाव हुआ। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले थे। और शासन और केंद्रीकृत हुआ होगा फिर? जी। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों से कानून बनाने का अधिकार ले लिया गया। अब पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के पास आ गई। और इसी काउंसिल में एक नया सदस्य जोड़ा गया था, है ना? जी, बिल्कुल। एक लॉ मेंबर जोड़ा गया और लॉर्ड मैकाले पहले सदस्य थे। यहीं से भारत में कानूनों को संहिताबद्ध करने, मतलब कोडिफाई करने का काम भी शुरू हुआ। अच्छा। और एक और अहम बात सुनते हैं इस एक्ट के बारे में कि सरकारी नौकरियों में धर्म, जन्म स्थान, वंश या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, ये प्रावधान सैद्धांतिक तौर पर बहुत बड़ा था कि किसी भी भारतीय को कंपनी के अधीन पद धारण करने से केवल उसके धर्म, जन्म स्थान, वंश या रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। हालांकि असलियत में इसे पूरी तरह लागू होने में काफी वक्त लगा। लेकिन सिद्धांत रूप में तो ये महत्वपूर्ण था। बहुत महत्वपूर्ण। और हाँ, इसी एक्ट के आधार पर आगे चलकर 1843 में दास प्रथा को भी गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो 1833 का एक्ट शासन के केंद्रीकरण और कानूनों में एक रूपता लाने का एक बहुत बड़ा कदम था। समझ गए। तो 1833 तक कंपनी पूरी तरह प्रशासनिक इकाई बन गई, शासन केंद्रीकृत हो गया। अब आखिरी पड़ाव 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या खास था? देखिए, 1853 का अधिनियम भी कई मायनों में अहम है। सबसे खास बात शायद ये थी कि इसने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल की विधायी यानी कानून बनाने वाले काम और कार्यकारी यानी उन्हें लागू करने वाले कामों को अलग कर दिया। अच्छा, वो कैसे? इसके लिए काउंसिल में 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसलर्स कहा गया। तो एक तरह से ये भारत में एक छोटी सी अलग विधान परिषद जैसी शुरुआत थी। पार्लियामेंट्री सिस्टम की नींव कह सकते हैं। ये तो दिलचस्प है। और सिविल सेवा के बारे में भी कुछ था इसमें। खुली प्रतियोगिता। जी हाँ, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की गई।
इसका मतलब था कि सैद्धांतिक तौर पर यह भारत के लिए भी खुल गई। हाँ, लेकिन परीक्षा तो लंदन में होती थी, है ना? बिल्कुल, परीक्षा लंदन में, अंग्रेजी में, और सिलेबस ऐसा कि भारतीयों के लिए उसमें सफल होना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी सिद्धांत के तौर पर यह एक बड़ा कदम था। और एक और बात, शायद इस एक्ट ने कंपनी के शासन के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई। सही पकड़ा। पिछले एक्ट्स में आमतौर पर 20 साल के लिए अधिकार बढ़ाया जाता था, पर 1853 वाले में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। बस ये कहा कि कंपनी भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट में चलाती रहेगी जब तक पार्लियामेंट कोई और व्यवस्था ना करे। तो ये एक तरह की अनिश्चितता थी। हाँ, ये एक इशारा था कि कंपनी का राज कभी भी खत्म हो सकता है और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जा सकती है। और हम जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में ठीक ऐसा ही हुआ। इसीलिए 1853 के एक्ट को अक्सर आखिरी चार्टर एक्ट भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे 1793 से लेकर 1853 तक इन चार्टर अधिनियमों ने धीरे धीरे कदम दर कदम कंपनी के रोल को बदला। व्यापारिक एकाधिकार से शुरू होकर वो एक पूरी तरह प्रशासनिक संस्था बनी, शासन केंद्रीकृत हुआ, विधायी और कार्यकारी काम अलग हुए, सिविल सेवा खुली। ये सब भारत में ब्रिटिश राज की प्रशासनिक और कानूनी बुनियाद रखने वाले बहुत अहम पड़ाव थे।